माय चैनल इस वी सुरजहानी तो ऑल द क्लास 12 स्टूडेंट्स। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड बेस्ट क्वेश्चंस हमारी फ्लेमिंगो बुक के फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। तो अगर तुम्हें 80 आउट ऑफ 80 लाने हैं, यू नो पेपर पैटर्न बहुत बदल गया, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आएंगे। तो आज डिफिकल्ट, इजी, बहुत ईजी और बहुत डिफिकल्ट सारे क्वेश्चन मैं आपको एक ही वीडियो में कराने वाली हूँ। अगर फ्लेमिंगो के आप ये क्वेश्चन पढ़ के जाओगे, समझ जाओ पेपर यहीं से बन के आएगा। इन्हीं के हिसाब से आपके क्वेश्चन आने वाले हैं आपके बोर्ड के पेपर के अंदर। तो अगर नंबर लाने हैं तो इस सेशन को अटेंड करो, जल्दी से वीडियो को लाइक करो और अपना नाम कमेंट करो कमेंट सेक्शन के अंदर। लाइव चैट के अंदर सभी अपना नाम लिख दो और हम शुरू करेंगे सारे के सारे चैप्टर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बस अगर आपने ये पढ़ लिए हैं, दैट्स इट, आ गए नंबर आपके, ये समझ लो। क्योंकि मैंने बहुत भारी क्वेश्चन लगाए हैं इस वीडियो के अंदर, क्योंकि अगर ये करने सीख जाओगे तो छोटे छोटे क्वेश्चन तो हम ऐसे ही निकाल देंगे। डन, शुरू करते हैं अपने पहले चैप्टर से, जो है द लास्ट लेसन। से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आपको स्टार्ट करा रही हूँ, जिसके आपके इस साल के पेपर में आने के सबसे ज्यादा चांसेस है। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन रीड करके तुम्हें पूरा एक्सप्लेन करी हूँ कैसे आंसर लिखना है। आप भी जल्दी से लाइव चैट या जो नॉर्मल वाला चैट ऑप्शन है उसे स्टार्ट करो और मेरे साथ में अपने हिसाब से ये लैंग्वेज पढ़ के खुद से आंसर बनाना शुरू कर दो, ठीक है। राइटिंग प्रैक्टिस, आपकी आंसर फॉर्मेशन अभी होनी शुरू हो जाएगी। पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट वाज द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कॉल्ड अ थंडरक्लैप बाय फ्रांस, यानी कि वाई, मैंने व्हाट पढ़ दिया। जो पहला जो ऑर्डर आया था बर्लिन की तरफ से कि तुम्हें नहीं पढ़ाई जाएगी फ्रेंच, वो थंडरक्लैप क्यों लगा था फ्रांस को। थंडरक्लैप मतलब बादलों के गरजने जितना शॉकिंग, तो ऑब्वियसली शॉकिंग तो लगेगा ही। भैया कल से तुम्हें कहते अपनी लैंग्वेज नहीं बोलना। तो फ्रांस रेफर्ड टू द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन एज अ थंडरक्लैप बिकॉज इट वाज अ सडन एंड शॉकिंग अनाउंसमेंट दैट फ्रेंच वुड नो लॉन्गर बी टॉट इन स्कूल्स ऑफ आल्सेस एंड लॉरेन। तो इतनी सिंपल इंग्लिश में आपको ये लिखना है दैट इट वाज लाइक अ थंडरक्लैप बिकॉज कल से लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी। इंस्टेड जर्मन वुड बी इम्पोज, ठीक है। दिस अनएक्सपेक्टेड डायरेक्टिव स्टन्ड फ्रांस मेकिंग हिम रियलाइज द ग्रेविटी ऑफ लूजिंग हिज नेटिव लैंग्वेज। अब तुम इतनी डिफिकल्ट लैंग्वेज में मत लिखना, थोड़ा सिंपल लिख देना। दिस स्टन्ड फ्रांस दैट ही वुड नॉट बी एबल टू स्पीक हिज लैंग्वेज, लर्न हिज लैंग्वेज। तो मैंने जान के डिफिकल्ट लैंग्वेज यूज करी है, तुम इसको थोड़ा ईजी बना के खुद से लिखना शुरू करो एंड आई विल चेक इट इन द कमेंट सेक्शन। अगला क्वेश्चन, व्हाई वाज फ्रांस रिलक्टेंट टू गो टू स्कूल दैट डे। तो ये तो बिना पढ़े हमें सब बच्चों लिखना शुरू करो, क्यों नहीं जाना था उस दिन उसने स्कूल। तो फ्रांस वाज अफ्रेड ऑफ बीइंग स्कोल्डेड, उसे डर लग रहा था भाई मेरी डांट पिट जाएगी, एज ही हैडंट प्रिपेयर्ड फॉर लेसन ऑन पार्टिसिपल्स एंड ही आल्सो सेंस्ड समथिंग अनयूजुअल इन द एटमॉस्फेयर दैट मेड हिम अनईजी। आउटसाइड इट वाज वार्म एंड ब्राइट, बर्ड्स वर चर्पिंग एंड जर्मन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग, ठीक है। ऑल दीज साइट्स एंड साउंड्स वर मोर टेम्पटिंग देन द स्कूल। तो ये वाली लाइन ना, वैसे आप चाहो तो इस वाली को स्किप कर दो, ये मत लिखना, उसका मन नहीं था, ये हम शॉर्ट कर देंगे। उसका तो मन नहीं था ना स्कूल जाने का, तो इसलिए हम इस वाली लाइन को हटा देंगे, ये वाली नहीं लिखेंगे। डायरेक्ट यहाँ से आप अपना लिखना शुरू कर देना, क्योंकि ये क्वेश्चन इतने ही नंबर का आएगा। चलो आगे पढ़ते हैं। हाउ डिड एम हैमिल मेक हिज लास्ट लेसन अ मेमोरेबल वन फॉर हिज स्टूडेंट्स एंड द विलेजर्स। ये 22-23 का क्वेश्चन है, कैसे उन्होंने लास्ट लेसन को बहुत ज़्यादा मेमोरेबल बनाया था। तो मेमोरेबल बनाने के लिए उन्होंने 2-3 काम किए थे। पहले अपने अच्छे वाले कपड़े पहन के आए थे, फिर सबको कॉपीज दी थी आल्सेस लॉरेन की, और सबको इंपॉर्टेंस बताई थी फ्रेंच लैंग्वेज की, और अपनी गलती और सबकी गलती मानी कि हम सबने फ्रेंच पे ध्यान नहीं दिया। तो एम हैमिल मेड द लास्ट लेसन मेमोरेबल बाय डिलीवरिंग इट विद अटमोस्ट सिंसियरिटी एंड डेप्थ। लर्न करो, कैसे दिया था उन्होंने लास्ट लेसन, सिंसियरिटी डेप्थ के साथ। ही वोर हिज फाइनेस्ट क्लोथ, सबसे अच्छे कपड़े पहने, रिजर्व्ड फॉर स्पेशल ओकेजन एंड टॉट विद पैशन दैट हाईलाइटेड द ब्यूटी एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज। ही ऑल्सो एक्सप्रेस रिग्रेट फॉर नॉट एम्फसाइजिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ लर्निंग देयर लैंग्वेज अर्लियर। कहा ना मेरी गलती है, पहले अच्छे से नहीं मैंने तुम पे ध्यान दिया। मेकिंग बोथ स्टूडेंट्स एंड विलेजर रियलाइज देयर लॉस, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑफ लास्ट फ्रेंच लेसन ऑन फ्रांस। जो फ्रांस का आखिरी लेसन हुआ, देखो 2023 का क्वेश्चन है ये, ठीक है, थोड़ा डिफिकल्ट है ना। क्या इम्पैक्ट था, तो उस दिन उसको रिग्रेट फील हुआ था, हमें ये बताना है। तो द लास्ट फ्रेंच लेसन हैड अ प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन फ्रांस। ही फेल्ट डीप रिमोर्स, रिमोर्स मतलब बुरा लगना, लर्न करो इस लाइन को, फॉर निग्लेक्टिंग हिज लैंग्वेज स्टडीज एंड डेवलप्ड अ न्यू फाउंड एप्रिसिएशन फॉर हिज नेटिव टंग। या फिर नेटिव लैंग्वेज लिख देना, कि अपनी लैंग्वेज के लिए जो इज्जत जो पहले उसके मन में नहीं थी कि मुझे इसे सीखना, अब आ गई थी। द लेसन इंस्टिल्ड हिम अ sense of patriotism and the realization that language is integral to one's identity and culture। ये जो भारी इंग्लिश अगर तुम्हें लग रहा हो कि यार दीदी तो बहुत मुश्किल क्वेश्चन करा रही है, कॉम्पिटेंसी लेवल क्वेश्चन की तैयारी दीदी को करानी पड़ेगी ना, फिर तुम पेपर में मुश्किल क्वेश्चन होगा, क्योंकि दीदी तुम तो बहुत आसान क्वेश्चन पढ़ा रहे थे हमारे को, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए ऐसी लैंग्वेज काम आएंगी आपके, जब लैंग्वेज से रिलेटेड और रिग्रेट से रिलेटेड लाइन्स लिखनी होंगी ना लॉन्ग आंसर्स के अंदर, तो ये शॉर्ट आंसर्स आपकी हेल्प करेंगे। तो ये सिंपल लर्न करो। इस लेसन के बाद उसके मन में पेट्रियोटिज्म की फीलिंग आई, लैंग्वेज कितनी इंपॉर्टेंट है अपनी आइडेंटिटी के लिए, ये उसे समझ में आया। चलो अगला क्वेश्चन, हाउ डिड द विलेजर्स शो देयर रिस्पेक्ट फॉर द फ्रेंच लैंग्वेज एंड ग्रेटिट्यूड फॉर एम हैमिल। तो द विलेजर्स अटेंडेड द क्लास साइलेंटली सिटिंग एट द बैक
as mark of respect, ठीक है. Their presence reflected regret for neglecting French and deep sense of loss. तो वो भी पढ़ते नहीं थे तो उन्होंने भी करा. And they wanted to express their gratitude to M. Hamel for his 40 years of faithful service. M. Hamel को भी उन्हें थैंक यू करना था. चलो अगला क्वेश्चन. एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल लास्ट लेसन. क्या चैप्टर का नाम लास्ट लेसन? बिल्कुल ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं पेपर में. तो द टाइटल लास्ट लेसन सिग्निफाइज द फाइनल फ्रेंच क्लास कंडक्टेड बाय M. Hamel बिफोर द imposition of German in the schools of Alsace and Lorraine. It symbolizes the end of an era and highlights the theme of loss, regret and critical importance of one's native language in maintaining cultural identity. तो ये वाली लाइन तो वैसे ही लर्न करके रख लो. लास्ट लेसन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसमें यूज कर सकते हो. व्हाट इमोशन डिड फ्रांस एक्सपीरियंस ड्यूरिंग द लास्ट लेसन? क्या क्या इमोशंस फ्रांस ने उस दिन पे बैठ के एक्सपीरियंस करते हैं, ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है. तो ड्यूरिंग द लास्ट फ्रेंच लेसन फ्रांस एक्सपीरियंस अ मिक्सड ऑफ इमोशन. सरप्राइज एट द विलेज एल्डर्स अटेंडिंग द स्कूल, पहले तो सरप्राइज हो गया. शेम फॉर प्राइड नेग्लेक्ट फॉर लैंग्वेज, उसे शर्म आई थी वो अपना पार्टिसिपल्स का टेस्ट नहीं दे पाया. एडमायरेशन हुआ एम हैमिल की डेडिकेशन के लिए. एंड सॉरो ओवर द इम्पेंडिंग लॉस ऑफ हिज कल्चरल आइडेंटिटी, और आज जो उससे हक छिन रहा था उतनी लैंग्वेज बोलने का, उसके लिए उसे सॉरो दुख हो रहा था. तो ये सारे इमोशन लर्न कर लो. व्हाट डज द फ्रेज व्हेन पीपल आर enslaved as long as they hold fast to their language it is as if they had key to their prison meant, यानी कि जो उन्होंने कहा था ना एम हैमिल सर ने कि जब तक फ्रेंच लैंग्वेज बोलते रहोगे तब तक तुम्हारे पास एक चाबी है अपनी जेल की. इसका मतलब क्या है? तो मतलब वो कहते हैं जब तक आप फ्रेंच बोलते रहोगे तब तक जर्मन तुम्हारे पे कब्जा नहीं कर पाएंगे. तो इसको लिखोगे कैसे? तो द कोट इंप्लाइज दैट लैंग्वेज प्रिजर्व्स आइडेंटिटी एंड यूनिटी, कि जब तक हम अपनी लैंग्वेज बोल रहे हैं हमारी आइडेंटिटी और हम यूनाइटेड रहेंगे. इवन अंडर ऑपरेशन, इन पे ऑपरेशन करने को ना था जर्मन्स. द मदर टंग बिकेम्स अ फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंस, तो अगर वो फ्रेंच बोलते रहेंगे तो रेजिस्टेंस होगा, वो बगावत का फॉर्म होगा. एंड होप फॉर फ्रीडम. द मदर टंग इज वंस की टू फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन. इट ऑल्सो मीन दैट होल्डिंग फास्ट टू वंस लैंग्वेज विल फ्री हिम और हर फ्रॉम कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक ऑपरेशन. ठीक है, तो लर्न कर लो ये लैंग्वेज वाले के लिए ये वाली लाइन्स को भी. अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यानी कि अपने नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर. तो यहाँ पे मैंने कॉम्पिटेंसी लेवल मुश्किल क्वेश्चंस कराए हैं. अगर आपको थोड़े कुछ इजी क्वेश्चंस पढ़ने, तुम्हारे बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, तो उसकी मेरे चैनल पे एक सीरीज और है, उससे अटेंड कर लेना. ये जो मैंने वीडियो बनाई है ये कॉम्पिटेंसी लेवल के फोकस से बनाई है कि कॉम्पिटेंसी लेवल के क्वेश्चन आपके प्रिपेयर हो जाए. हम आते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर पे जो है लॉ स्परिंग. व्हाई डिड साहिब्स पेरेंट लीव ढाका एंड कम टू इंडिया? क्यों आए थे वो इंडिया? तो साहिब पेरेंट लेव ढाका ड्यू टू एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड लैक ऑफ लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज देयर. कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी, उनकी फील्ड और उनका जो हाउस था वो डिस्ट्रॉय हो गया था स्टॉर्म से, फ्लड्स की वजह से, इसलिए वो माइग्रेट करके इंडिया आए थे बेटर लाइफ के लिए. हाउएवर उनकी कंडीशन बहुत इंप्रूव तो नहीं हुई, वो सीमापुरी में भी स्ट्रगल करके ही रह रहे हैं और रैक पिकर्स की तरह रह रहे हैं. चलो अगला क्वेश्चन. व्हाट डज साहिब नेम मीन? डज ही लिव अप टू इट? साहिब का नाम क्या और क्या वो अपने उस नाम के अकॉर्डिंग का जीवन जीता है? नहीं. साहिब्स फुल नेम इज साहिब आलम विच मीन्स लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स. हाउएवर हिज लाइफ इज स्टार्क कंट्रास्ट टू हिज ग्रैंड नेम. अपनी लाइफ के इसका तो कोई नाता ही नहीं है उसके जो है लिविंग कंडीशन अगर देखो उसके नाम से. तो ही इज पुअर रैक पिकर हु स्ट्रगल्स फॉर बेसिक नीड्स, हाईलाइटिंग द आयरनी इन हिज नेम. इंस्टेड ऑफ बीइंग पावरफुल एंड वेल्दी ही इज अ चाइल्ड ट्रैप्ड इन पॉवर्टी एंड हेल्पलेसनेस. तो ये लाइन आपको लर्न करनी है, सिखा रही हूँ आज, थोड़ा थोड़ा लर्न भी करो. पहले बचपन में भी तो लर्न करते थे ना क्वेश्चन आंसर्स को, ये थोड़े सब बना के लिखते थे. तो कुछ ऐसे कीवर्ड्स, कुछ ऐसे लाइंस हमें लर्न कर लेनी चाहिए. चलो अगला क्वेश्चन. सीमापुरी इज ऑन द पेरिफेरी ऑफ दिल्ली येट माइल्स अवे फ्रॉम इट. व्हाट डज द ऑथर मीन बाय दिस? ठीक है, तो ये मीडियम लेवल, मतलब मैंने कहा डिफिकल्ट क्वेश्चन है. उन्होंने कहा है कि सीमापुरी वैसे तो दिल्ली के किनारे पे बट वैसे बहुत दूर है, मतलब दिल्ली के डेवलपमेंट के हिसाब से. तो सीमापुरी दो जोग्राफिकली क्लोज टू दिल्ली बट सोशली और इकोनॉमिकली बोलो तो डिसकनेक्टेड है. दिल्ली बहुत ही मॉडर्न है, डेवलप्ड है. सीमापुरी एक स्लम है, कोई वहाँ पे प्रॉपर क्लीन वाटर नहीं है, सैनिटेशन ना ही एजुकेशन है. लाइव्स ऑफ रैक पिकर्स वहाँ पे कंट्रास्ट में है एज कम्पेयर टू जो अर्बन लोग रहते हैं दिल्ली के उसके अकॉर्डिंग. दिस हाईलाइट्स द गैप बिटवीन रिच एंड पुअर इन द नेग्लेक्ट ऑफ मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज. ठीक है. How does the act of finding a rupee in the garbage reflect the theme of the lost childhood in the law spring? मुश्किल क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा. कैसे lost childhood का हमारे को जो है दिखाई देता है एक थीम इन द लॉ स्प्रिंग. तो द रुपी साहिब फाइंड्स व्हाइल स्कैवेंजिंग सिंबलाइजेज अ फ्लीटिंग मोमेंट ऑफ जॉय इन हिज इम्प्रोविज्ड लाइफ. इंस्टेड ऑफ एंजॉइंग चाइल्डहुड प्लेजर ही इज फोर्स्ड टू फाइंड वैल्यू इन गार्बेज, illustrating how poverty robs of his carefree youth and replaces it with a burden of survival. यानी कि वो कभी कभी 1 रुपये 10 रुपये अगर उसे मिलते थे तो वो खुश हो जाता था. तो उससे क्या पता चल रहा है, नॉर्मल बच्चों का बचपन ऐसे थोड़ी बीतता, वो तो मजे से जीते. उनके ऊपर ये जिम्मेवारी तो नहीं होती ना कि जाओ जाके पैसे ढूंढो. तो यही दिख रहा है कि इस
उससे हमें पता चल रहा है कि उसके ऊपर एक बर्डन है कि उसको सर्वाइवल के लिए कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ ढूंढ के घर पे लेकर आना पड़ेगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द आयरनी इन द साहिब्स नेम। तो ये हम पढ़ चुके हैं, इसे रिपीट नहीं करेंगे। व्हाई डज द नरेटर गलिबली आस्क क्वेश्चन टू साहिब इन द लॉ स्प्रिंग। क्या क्वेश्चन उन्होंने पूछा था उससे। तो द नरेटर अनीस जुंग डिस्क्राइब्स हर क्वेश्चन टू साहिब एज गलिबल बिकॉज दे आर आस्क्ड कैजुअली विदाउट फुली ग्रास्पिंग द डेप्थ ऑफ हिज पॉवर्टी। जो उन्होंने पूछा था ना, पढ़ते क्यों नहीं हो, वो क्वेश्चन उन्हें खुद बोल के लगा मैंने कितना अजीब क्वेश्चन उससे पूछ लिया है। क्यों? क्योंकि उन्हें खुद ही पता है कि वहाँ कोई स्कूल नहीं होता तो वो पढ़ लेता। हर इंक्वायरीज अबाउट हिज लाइफ एंड ड्रीम्स दो वेल मीनिंग ओवरलुक हार्श रियलिटी दैट हिज सर्कमस्टेंसेज मेक सच क्वेश्चंस ऑलमोस्ट इररिलेवेंट रिवीलिंग हर इनिशियल डिस्कनेक्ट फ्रॉम हिज वर्ल्ड। ठीक है, मतलब कि ये हुआ कि उनको खुद ही क्वेश्चन बोल के इतना अजीब लगा, क्योंकि जो वो कह रही थी पढ़ लो जाके, तो पढ़ कैसे ले, वो स्कूल तो है ही नहीं ना, तो उसकी लाइफ की रियलिटी से वो मैच नहीं करता था। How does the Bengal making industry in Firozabad traps families in cycle of poverty? तो the industry traps families through low wages। ठीक है, क्या है, कैसे ट्रैप कर दिए फिरोजाबाद में लोग, वहीं क्यों पड़े रहते हैं, लो वेजेस है, ज़्यादा पैसा कमाते तो शायद वो बाहर निकल जाते। एक्सप्लॉयटेशन बाय मिडिलमैन बाहर नहीं निकलने देते। हाई इंटरेस्ट लोन्स फ्रॉम जो है मनी लेंडर्स, वो लोग ले लेते हैं तो वहीं काम करते रहते हैं। Hazardous work in smoky cramped condition leads to health issue like blindness and limited earning potential। अब वो ब्लाइंड भी हो जाते हैं तब भी वो वही काम करते रहते हैं। कास्ट बेस्ड ट्रेडिशन एंड फियर ऑफ चेंज फोर्स फैमिलीज टू कंटिन्यू विद नो सेविंग और एजुकेशन टू एस्केप। ठीक है, उन्हें लगता है हम इसी कास्ट के तो यही काम करना होगा, इसलिए वो वही काम करते रहते हैं। Why is said that मुकेश by dreaming to be a mechanic has done a brave act। क्यों इतनी बड़ी बात है, मुकेश ने अगर सोच लिया कि वो कोई और काम करेगा तो why it is said कि बहुत बड़ी बात है। तो मुकेश ड्रीम टू बिकम अ मोटर कार मैकेनिक इज कंसिडर ब्रेव बिकॉज इट चैलेंजेस द डीप रूटेड ट्रेडिशन ऑफ बैंगल मेकिंग दैट ट्रैप्स हिज फैमिली इन फिरोजाबाद पॉवर्टी। क्योंकि उसकी फैमिली तो उसमें ट्रैप है। डिस्पाइट हिज कास्ट एक्सपेक्टेशन एंड द फियर ऑफ चेंज दैट बाइंड्स हिज एल्डर, मुकेश डेयर टू इमेजिन अ डिफरेंट फ्यूचर। His ambition to break free from hazardous, low-paying work and pursue a skilled profession shows courage as it defies systematic barriers and offer hope for independence and self-determination। तो वो क्या चाह रहा है कि नहीं, मैं अपने खुद के पैरों पे खड़ा हूँगा। How is garbage means of survival for the rag pickers of सीमापुरी। तो for the rag pickers of सीमापुरी, garbage is the source of livelihood। क्या होता है, they collect and sell scrap item like plastic, glass and metal to earn a small income। For children, साहिब, garbage sometimes also bring unexpected treasure like coins or discarded toys, making it source of excitement। तो उनको कभी कभी गार्बेज में से ऐसी चीज़ें भी मिल जाती हैं, टॉय मिल गया, कुछ सिक्के विक्के मिल गया, तो वो और खुश होते हैं। However, for adults it is purely means to survive। Why does साहिब leave rag picking? Does it make his life better? तो साहिब ने रैक पिकिंग क्यों लीव करी थी। तो साहिब लीव रैक पिकिंग टू वर्क एट अ टी स्टॉल फॉर अ फिक्स सैलरी ऑफ 800 पर मंथ विद फूड। हाउएवर दिस चेंज डज नॉट इंप्रूव हिज लाइफ। कोई लाइफ तो उसकी इंप्रूव नहीं हुई, कोई एजुकेशन मिली, कुछ नहीं मिली। अर्लियर रैक पिकर ही हैड फ्रीडम एंड कुड रोम फ्रीली, पहले तो वो मजे से घूमता था। नाउ ही इज ट्रैप्ड इन चाइल्ड लेबर वर्किंग अंडर ऑर्डर्स। द ऑथर नोट्स दैट साहिब हैज लॉस्ट हिज केयरफुली स्माइल सिंबलाइजिंग द लॉस ऑफ हिज इनोसेंस एंड ड्रीम्स। जो उसके ड्रीम्स थे, टेनिस खेलना, ये वो सब कुछ नहीं देख रहा था उसकी शक्ल पे। चुके हैं जो है डीप वाटर। वेयर एंड व्हेन डिड डगलस developed his fear of water। तो ये पहला फियर ऑफ वाटर पूछा जा रहा है और दोनों ही बताने हैं आपको, पहला और दूसरा भी। तो डगलस डेवलप्ड फियर ऑफ वाटर एट द एज ऑफ 3 और 4, जब उनको जो है कैलिफोर्निया बीच पे वो गिर गए थे। लेटर एट द एज ऑफ 10 और 11, जो टेरिफाइंग एक्सपीरियंस हुआ था YMCA, लड़के ने उन्हें पूल के अंदर फेंक दिया था, ये उनका सेकेंड इम्पैक्ट था जो है साइकोलॉजिकल फियर का। तो दोनों बता दिए हमने इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट स्ट्रैटेजी डिड डगलस यूज टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर। ठीक है, तो देख लो मैंने लिखा है कि बार बार ये रिपीट हुए हैं क्वेश्चन, PYQs हैं ये। डगलस ने हायर कर एक इंस्ट्रक्टर टू उनको जो है वो सिखाएगा स्विमिंग। ठीक है, फॉर 5 मंथ्स उन्होंने सिखाई उसने स्विमिंग। इंस्ट्रक्टर ने एक पुली यूज़ करी थी, उनके कमर पे बांधी थी, ये सब याद होगा। फिर ब्रीदिंग करना सिखाया, फिर लेग को जो है लेग्स की प्रैक्टिस कराई। एंड आफ्टर द ट्रेनिंग डगलस ने अकेले खुद को टेस्ट करा स्विमिंग पूल में और लेक में, जिससे उन्हें श्योर हो कि उनकी जो है आ गई उनको स्विमिंग। हाउ डिड डगलस एक्सपीरियंस डेथ इन द YMCA पूल। कैसे उन्होंने डेथ एक्सपीरियंस करी थी YMCA पूल में, ये बताओ। तो व्हेन डगलस वाज पुश्ड इनटू द डीप एंड ऑफ द YMCA पूल, ही स्ट्रगल्ड टू कम अप एंड ट्राइड अ स्ट्रैटेजी ऑफ जंपिंग टू द सरफेस बट फेल्ड। तो ये लिखना है आपको, समझाओ कि जब वो पूल में गिरे तो उन्होंने एक स्ट्रैटेजी बनाई थी। एज ही रेन आउट ऑफ ऑक्सीजन हिज लिम्स बिकेम लाइफलेस। जब उन्हें मरने का फील हुआ तो क्या हुआ था, लिम्स लाइफलेस लग रही थी। हिज लंग्स हर्ट। ठीक है, एंड ही फेल्ट ईरी कामनेस। स्ट्रेंज लिख देना ईरी की जगह, एक अलग सी कामनेस उन्हें अनकॉन्शियसनेस में जब वो जा रहे थे लगी थी। ही सेम्ड हिमसेल्फ सिंकिंग डीपर एज इफ स्लिपिंग इनटू अनकॉन्शियसनेस। ही डिस्क्राइब द एक्सपीरियंस एज ब्लैकनेस स्वीपिंग ओवर हिम मेकिंग हिम फील एज इफ ही वर डाइंग। ठीक है,
चलो अगला क्वेश्चन, आइडेंटिफाई एंड एनालाइज द टर्निंग पॉइंट इन द स्टोरी दैट सिग्नल्ड डगलस शिफ्ट फ्रॉम हेल्पलेसनेस टू डिटर्मिनेशन। स्टोरी में आपको कब लगा कि डगलस जो हेल्पलेस मजबूर थे उससे वो एक डिटरमाइंड इंसान बन गया, जब उन्होंने सोचा था कि मैं अपने फियर को ओवरकम करूंगा। तो द टर्निंग पॉइंट अकर्स व्हेन डगलस डिसाइडेड टू कन्फ्रंट हिज फियर बाय हायरिंग अ स्विमिंग इंस्ट्रक्टर। उससे पहले तो उनकी फिशिंग ट्रिप खराब होती थी, एक दिन उन्होंने सोचा कि मैं सीखूंगा अंडर द गाइडेंस ऑफ इंस्ट्रक्टर। दिस मार्क्स अ शिफ्ट फ्रॉम पैसिव सफरिंग टू एक्टिव डिटर्मिनेशन, सेम ऊपर वाला लिख देना, एंड ओवरकमिंग द फियर ऑफ वाटर थ्रू परसिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, पास्ट इफेक्ट द प्रेजेंट इन एवरीवन्स लाइफ। तो ये कॉम्पिटेंसी लेवल क्वेश्चन है। क्या कह रहे हैं, हमारा जो पिछला समय होता है, पास्ट होता है, वो हमारे प्रेजेंट को कई बार इफेक्ट करता है। हाउ डज दिस ट्रेंड ट्रू इन डगलस लाइफ। ये बात डगलस की लाइफ के लिए कितनी सच है। तो येस, द ट्रॉमा ऑफ नियर ड्राउनिंग एज अ चाइल्ड डीपली अफेक्ट हिज प्रेजेंट। ठीक है, जैसे बचपन का डर था उससे भी उनका इफेक्ट हुआ था। द फियर ऑफ वाटर लिंगर्स इन्फ्लुएंसिंग हिज एक्शंस एंड थॉट। डिस्पाइट फिजिकल रिकवरी, द इमोशनल पेन ऑफ पास्ट कंटिन्यूज टू ruin his water sports until he learns to overcome his fear by a systematic manner। तो उनके साथ जो दोनों इंसिडेंट हुए पानी के, उसके बाद उन्हें बहुत डर लगता था जब तक उन्होंने सिस्टमैटिकली ट्रेनिंग नहीं करी। हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर बिल्ड अ स्विमर आउट ऑफ डगलस। वो सेम है, वो थोड़ा लॉन्ग में लिख रखा है क्या क्या उन्होंने एक्सरसाइजेस कराई थी, तो इसकी स्क्रीनशॉट क्लिक कर लो। अगला क्वेश्चन, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ रूजवेल्ट्स कोट ऑल वी हैव टू फियर इज द फियर इटसेल्फ। तो इट मीन्स दैट फियर इज ऑफ्टन मोर डेंजरस देन द एक्चुअल प्रॉब्लम। कि आपको किसी चीज से डर लग रहा है ना, वो एक्चुअल प्रॉब्लम्स को फेस करने से ज्यादा बुरा उस डरना। ठीक है, इट कैन स्टॉप अस फ्रॉम थिंकिंग क्लियरली और टेकिंग एक्शन। फियर कैन एक्ट एज एन ऑब्स्टेकल इन ओवरकमिंग चैलेंजेस एंड अचीविंग सक्सेस। वंस वी ओवरकम फियर, चैलेंजेस आर बिकम ईजियर टू फेस। ठीक है, हाउ डिड डगलस फियर ऑफ वाटर इफेक्ट हिज लाइफ। तो उनकी कोई भी ट्रिप अच्छी नहीं होती थी, कैनोइंग की, फिशिंग की, बोटिंग की, इस वजह से उनको बहुत ही ज्यादा लेग्स उनकी पैरालाइज टाइप फील होती थी जब भी वो वाटर के पास जाते थे, तो अच्छा नहीं था। लास्ट क्वेश्चन, ऑल वी हैव टू फियर द फियर इटसेल्फ। अगेन आपको समझाना है, तो यही वाली कोटेशन को आप, मैंने कहा है ना, इस वे में समझा देना, ये ज़्यादा इजी लिखा हुआ है। विद दिस गाइज हमारा जो है कंप्लीट हो गए हैं चैप्टर। ये थोड़ा एक लॉन्ग क्वेश्चन है जिसमें मैंने बता रखा है डीप वाटर इज मोर देन जस्ट द स्टोरी अबाउट ओवरकमिंग फियर। तो येस, हमें बताना है कि इसमें हमें खाली ओवरकम फियर नहीं है, 4-5 चीज़ें दिखाई है। ह्यूमन डिटर्मिनेशन, कैसे डगलस ने फियर ओवरकम करा। साइकोलॉजिकल इंपैक्ट ऑफ ट्रॉमा, की कैसे उन्हें पानी देखने के बाद, सीखने के बाद भी स्विमिंग डर लगता था। फ्रीडम मिलता है कॉन्करिंग फियर से। तो ये स्टोरी हमें बताती है कैसे हम अपने आप को एक कॉन्फिडेंट इंसान बना सकते हैं। तो ये बहुत लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए हेल्पफुल है। विद दिस आते हैं हम अपने नेक्स्ट जो है चैप्टर के ऊपर, जो आते हैं अपने अगले चैप्टर पे, जो है द रैट ट्रैप। ठीक है, तो रैट ट्रैप जो हमारा चैप्टर है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट वाज द पेडलर्स फिलॉसफी अबाउट द वर्ल्ड। तो पेडलर की फिलॉसफी क्या थी। तो पेडलर बिलीव दैट होल वर्ल्ड वाज लाइक अ रैट ट्रैप। ठीक है, इट्स पीपल इट ट्रैप्स पीपल विद बेट्स। हमें लालच से देकर वो हमें ट्रैप करता है, सच एज रिचेस, शेल्टर एंड फूड। वंस समवन इज टेम्प्टेड, दे कॉट in the life struggles just like a rat in a trap. His cynical view reflected his own hardships and loneliness. तो उसका ये व्यू दिखाता है उसकी अपनी हार्डशिप और लोनलीनेस। ठीक है, Why was Crofter so friendly and generous with the peddler? एक क्रॉफ्टर जो थे वो हमारे बूढ़े अंकल क्यों एक अनजान आदमी के साथ इतना अच्छा बिहेव कर रहे थे। तो क्योंकि वो लोनली एंड ओल्ड थे, विद नो वन टू टॉक टू। उनके पास कोई था ही नहीं बात करने के लिए। He welcomed the peddler warmly, offering him food and shelter. He even showed him his earning 30 coronas, trusting him completely. His kindness, however, was betrayed when the peddler stole his money. अगला क्वेश्चन, how was the peddler received by the crofter? तो crofter welcomed the peddler warmly. ठीक है, unlike the unfriendly faces peddler usually came across, he treated his guest kindly, offering him hot porridge for supper and sharing big pieces of tobacco roll. They even played a card game Majolis together until bedtime. This kindness and care made the peddler feel very happy. तो आज तक इतनी अच्छी मेहमान नवाजी तो उसकी हुई नहीं थी, तब भी उनके यहाँ पे वो चोरी करता है। How could the peddler enter the forge without being noticed by the blacksmith? तो ऐसा कैसे हो गया था कि वो फॉर्ज में बिना नोटिस करे ही चला गया था। तो देयर वर मेनी साउंड्स टू बी हर्ड इन द फॉर्ज। इट वाज ऑन अकाउंट ऑफ दिस नॉइज मेड बाय द बर्निंग ऑफ द बिग बेलोज। ठीक है, क्रैकिंग ऑफ कोल, क्लैटरिंग ऑफ शॉवेल चारकोल, टुगेदर विद रोरिंग वाटरफॉल एंड विपिंग ऑफ रेन बाय शार्प नॉर्थ विंड, दैट ब्लैकस्मिथ फेल्ड टू नोटिस द पेडलर व्हेन ही एंटर्ड द फॉर्ज। तो वैसे ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फॉर्ज का माहौल बता रखा है कि फॉर्ज में इतनी आवाजें थी इसलिए पेडलर ऐसे ही एंटर कर गया, पता नहीं चला। व्हाई डिडंट द स्ट्रेंजर टेल आयरन मास्टर दैट ही वाज नॉट नील्स ओलफ? क्यों वो नहीं बताता, अरे नहीं मैं आपका दोस्त नील्स ओलफ नहीं हूँ। तो द पेडलर रिमेन्ड क्वाइट व्हेन ही सॉ दैट आयरन मास्टर हैड मेड अ मिस्टेक बाय रिकॉग्नाइजिंग हिम एज नील्स ओलफ, एन ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड. He didn't reveal his true identity because he expected to get a few coronas and shelter from the biting cold under mistaken identity of Olaf. उसे लगा कि अगर ये मुझे अपना दोस्त समझेंगे तो मुझे कुछ पैसे देंगे, ठीक है, और मुझे यहाँ रहने देंगे आयरन मास्टर भी जो है फौज के अंदर।
तो इन्हें यही कह देता हूँ. Edla sat and hung her head even more dejectedly than usual. Which two reasons forced her to behave in that manner? कब और क्यों ऐसा हुआ कि एडला अपना सर नीचे झुका के बैठ गई थी और उसे बहुत बुरा लग रहा था? क्या दो रीजन थे? तो द फर्स्ट रीजन वाज दैट एडला हैड लर्नड एट द चर्च दैट वन ऑफ ओल्ड क्रॉफ्टर ऑफ द आयरन वर्क्स हैड बीन रॉब्ड. पहला रीजन था जब उसे पता चला क्रॉफ्टर क्या चोरी हुई है. द सेकंड एंड मोर इंपॉर्टेंट रीजन वाज दैट शी हैड लर्नड द रॉबरी वाज कमिटेड बाय अ मैन हु वेंट अराउंड सेलिंग रैट ट्रैप्स. और जब उसे पता चलता है वो हमारे घर पे जो रैट ट्रैप सेल रहा है उसी ने करी है. दिस डिटेक्टेड हर एज शी हैड सर्व्ड अ चीट थिंकिंग हिम टू बी अ मेयर अनफॉर्चुनेट सोल. ठीक है, क्योंकि उसे तो लग रहा था कि अच्छे इंसान को मैं, एक बेचारा आदमी को मैं अपने घर पे रख रही हूँ, बट वो तो एक चीटर है. ठीक है, चलो. व्हेन द आयरन मास्टर थ्रेटन्ड टू कॉल द शेरिफ, हाउ डिड द पेडलर रिएक्ट? तो शेरिफ वाली बात पे पेडलर कैसे रिएक्ट करता है? तो द पेडलर डिफेंडेड हिमसेल्फ दैट ही वाज अ पुअर मैन. ही सेड दैट द होल वर्ल्ड इज नथिंग बट अ बिग रैट ट्रैप. ऑल गुड थिंग्स दैट आर ऑफर्ड टू हिम वर जस्ट बेट्स. These baits were set out to drag poor man into trouble in case the sheriff came to lock him up. The day was not far when the iron master would be trapped himself. तो वो कहता है जैसे आज आपने मुझे ये फंसाया क्रिसमस डिनर में और मुझे अगर आज जेल हो जाएगी शेरिफ से, तो कल को तुम्हारे साथ भी ऐसे ही होगा, ध्यान रखना. Why did the peddler decline the iron master invitation to his house? वो क्यों जाने से मना कर देता है उनके घर पे? तो peddler was guilty of stealing the crofter's money and feared that iron master might report him to police. He also felt unworthy of the rich household and did not want to enter another trap of comfort that might later turn into trouble for him. तो उसे पता था कि कुछ गड़बड़ हो सकती है, तो इसलिए उसने आयरन मास्टर को तो मना ही कर दिया था. How did एडला विलियमसन change पेडलर्स लाइफ? एडला ने कैसे पेडलर की लाइफ बदल दी थी? तो एडला ट्रीटेड पेडलर विद जेन्युइन काइंडनेस एंड रिस्पेक्ट अनलाइक अदर हु ईदर मिसट्रस्टेड हिम. बाकी लोगों की तरह नहीं जो उसको ट्रस्ट नहीं करते थे, और ट्राइड टू सेंड हिम अवे. हर कंपैशन एंड हॉस्पिटैलिटी टच्ड हिज हार्ट. ही डिसाइडेड टू चेंज हिज वे, लीविंग बिहाइंड द स्टोलन मनी एंड अ लेटर प्रूविंग दैट हर ट्रस्ट हैड रिफॉर्म्ड हिम. Justify the title rat trap. क्या rat trap टाइटल बिल्कुल सही है? तो yes, the title rat trap is symbolic. The world is portrayed as a rat trap full of temptation where people get got in greed, crime, materialism. The peddler himself fall into the trap when he steals money but later escape it through Edla's kindness. वो एडला की काइंडनेस से उससे बाहर निकल गया. The story suggests that love and trust can free people from life का trap. ठीक है. What is the significance of peddler's gift to एडला? क्या सिग्निफिकेंस है उस गिफ्ट की? तो पेडलर लेफ्ट 30 करोनर अ लेटर एंड अ रैट ट्रैप एज अ गिफ्ट. ये गिफ्ट उसका ग्रेटिट्यूड दिखाता है कि उसने एडला ने जो काइंडनेस दिखाई है वो उसको रीपे कर रहा है. ठीक है. दिस शो ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम अ थीफ टू अ ऑनेस्ट मैन. हाउ डज द रैट ट्रैप हाईलाइट द थीम ऑफ कंपैशन एंड रिडेम्पशन? कंपैशन एंड रिडेम्पशन की थीम कैसे दिखाता है? तो कंपैशन दिखाता है बाय द पावर टू चेंज पीपल. द पेडलर हु वॉज वंस अ थीफ एंड अ सिनिक फाउंड रिडेम्पशन थ्रू एडलास काइंडनेस. रिडेम्पशन मतलब आपको एक छुटकारा मिल गया, एक तरीके का आपको एक नया जन्म मिल गया. ठीक है. इंस्टेड ऑफ ट्रीटिंग हिम लाइक क्रिमिनल, शी वेलकम्ड हिम वार्मली एंड मेकिंग हिम रियलाइज दैट लव एंड ट्रस्ट कैन रिफॉर्म इवन द वर्स्ट इंडिविजुअल्स. विद दिस गाइज ये हमारा कंप्लीट ही हो गया क्वेश्चन. मैंने एक दो क्वेश्चन और लगाए हैं, चलो इन्हें भी पढ़ लेते हैं. कंपेयर एंड कंट्रास्ट द रिएक्शन ऑफ आयरन मास्टर एंड एडला टुवर्ड्स जो है हमारा पेडलर. तो आयरन मास्टर वांटेड टू हेल्प द पेडलर आउट ऑफ प्राइड थिंकिंग ही वाज एन ओल्ड एक्वेंटेंस बट वाज क्विक टू थ्रो हिम आउट व्हेन ही रियलाइज्ड हिज मिस्टेक. एडला ऑन द अदर हैंड treated him with respect and kindness even after knowing he was a stranger. This contrast highlight how genuine kindness Edla leads to transformation whereas conditional kindness Iron Master does not. Iron Master को लगा मेरा दोस्त है तो ही मदद करूंगा, बट उसने नॉर्मल आदमी समझ के भी मदद करने की सोची. The world is nothing but a big rat trap. Do you agree? तो yes, आपको अपने वर्ड्स में लिखना है, ये मैंने लिखा है. अगर आपको ये लाइन पसंद हो तो ऐसे लिखो, वरना और इजी वर्ड्स में लिख लो. ठीक है. विद दिस हमारा कंप्लीट होता है क्वेश्चन. व्हाट मैसेज डू द रैट ट्रैप कन्वे? तो द स्टोरी रैट ट्रैप कन्वे करता है दैट ह्यूमन बींग्स आर नॉट बियॉन्ड रिडेम्पशन. ऐसा नहीं कि कोई सुधर नहीं सकता. इवन द मोस्ट फ्लॉड इंडिविजुअल कैन चेंज इफ गिवन लव एंड रिस्पेक्ट. इट इज ऑल्सो वॉन्ट्स अगेंस्ट ग्रीड एंड डिसऑनेस्टी, कि अगर हम लालची बनेंगे, डिसऑनेस्टी करेंगे. शोइंग दैट ट्रू हैप्पीनेस कम फ्रॉम कंपैशन एंड सेल्फ रियलाइजेशन रादर देन मटीरियल वेल्थ, कि अगर हम अच्छे काम करेंगे तो हम खुश रहेंगे. विद दिस ये भी कंप्लीट होता है. अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर इंडिगो के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे. व्हाई डिड राजकुमार शुक्ला वांट टू मीट गांधी जी? तो गांधी जी से क्यों मिलना था उन्हें? चंपारण पीजेंट्स के साथ जो नाइंसाफी हुई थी उसके बारे में बताने के लिए. ही persistently followed Gandhi ji to get to visit Champaran and fight for the farmers' right. Most important क्वेश्चन है कि ऐसा सिंपल क्वेश्चन भी पेपर में आ जाता है. How did Gandhi ji's visit to Champaran impact peasant? तो गांधी जी visit gave the peasant courage and self-respect. They realized that they had rights and could stand up against the British rule. His leadership led to an agreement where landlords had to refund money to the peasant, marking the beginning of their freedom and exploitation. तो गांधी जी के जाने से उनको फ्रीडम, करेज मिला और उनको अपना पैसा भी वापस मिला था.
अगला क्वेश्चन, व्हाट वाज द शेयर क्रॉपिंग सिस्टम इन चंपारण, व्हाई वाज इट अनफेयर? क्या था शेयर क्रॉपिंग सिस्टम? तो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड फोर्स इंडियन पीजेंट टू ग्रो इंडिगो ऑन 15% ऑफ द लैंड, और फिर उसको वो सेल करते थे लो प्राइस पे, ठीक है। This was unfair because it was forced labor and peasants were not paid fairly. When synthetic indigo was invented, landlords tricked the peasants into paying compensation to stop growing indigo, ठीक है। Next question, how do you see Mahatma Gandhi's acceptance of 25% refund from the landlord? Do you consider it to be right? अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या लगता है आपको कि महात्मा गांधी ने जो 25% एक्सेप्ट करा वो सही था? ये है क्वेश्चन हमारा, आंसर हमारा यहाँ से शुरू है। तो गांधी जी लुक्ड एट द प्रॉब्लम फ्रॉम अ प्रैग्मेटिक पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। ये लाइन नहीं भी लिखोगे कोई बात नहीं। हिज इमीडिएट कंसर्न वॉज टू ब्रेक द डेडलॉक एंड एट द सेम टाइम ही वॉन्टेड टू एंश्योर दैट लैंडलॉर्ड्स रियलाइज दैट देयर माइट वुड बी चैलेंज बाय द इंडियंस, कि उनको ये यकीन दिलाना था लैंडलॉर्ड्स को कि ये नहीं वो अपनी मर्जी कर सकते, इंडियंस उन्हें चैलेंज कर सकते हैं। गांधी प्रायोरिटाइज द सिंबॉलिक विक्ट्री ओवर द मॉनेटरी अमाउंट, उन्होंने कहा जीत हुई ना हमारी, हार गए ना, वो उनकी गलती थी, गिल्टी प्रूफ हो गए वो। बाय एक्सेप्टिंग 25% he aimed to break the deadlock and emphasize the landlord's obligation to surrender part of the money, thus diminishing their prestige। तो उनके जो वो इतना बनते थे खुद को, वो तो लो हो गई ना कि भाई तुमने झूठ बोला, तुमने एक ब्लफ करा है। फॉर गांधी द एसेंस ले इन एस्टैब्लिशिंग द प्रिंसिपल दैट लैंडलॉर्ड्स वर अकाउंटेबल एंड दैट पीजेंट्स हैड राइट्स एंड डिफेंडर्स, कि पीजेंट्स के पास भी अपने राइट्स नहीं, ऐसा नहीं है हमारे जो लैंडलॉर्ड्स हैं उनके साथ कुछ भी करे, तो इसलिए उनका 25% एक्सेप्ट करना सही था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, द रेजोल्यूट एंड अनअज्यूमिंग राजकुमार शुक्ला प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द चंपारण स्ट्रगल, डू यू अग्री? यस। क्या रोल था उनका ये हमें बताना है। तो राजकुमार शुक्ला रिप्रेजेंट द ग्रीवियंसेस ऑफ इंडिगो शेयर क्रॉपर, persistently requested Gandhi ji to visit Champaran and address the injustice of the landlord system। शुक्ला की डिटर्मिनेशन और कंटिन्यूअस प्रेजेंस से ही गांधी जी अग्री करे चंपारण आने के लिए। तो शुक्ला एक कैटलिस्ट यानी कि एक मीडियम की तरह वर्क करे गांधी जी की अटेंशन सारे के सारे चंपारण पीजेंट की तरफ ले जाने के लिए, लीडिंग टू गांधी जी का इन्वॉल्वमेंट इन चंपारण स्ट्रगल अगेंस्ट द ऑप्रेसिव इंडिगो प्लांटेशन सिस्टम। तो खाली चंपारण नहीं, पूरे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के लिए राजकुमार शुक्ला जी एक इंपॉर्टेंट पार्ट बने। Gandhiji's selfless devotion and charisma won over the lawyers' confidence and ensured their wholehearted participation in Champaran struggle। Discuss। कितना मुश्किल क्वेश्चन है, क्या है ये? जब गांधी जी ने कहा था मैं तो जेल चला जाऊंगा, मेरे जाने के बाद क्या होगा, तो उनके इस सेल्फलेसनेस से बाकी लॉयर्स ने भी कहा था ना कि हम भी जाएंगे, वो बात हो रही है। So through his sincere and dedicated efforts for the sharecroppers, Gandhiji made the lawyer understand that they too must contribute toward the cause। Initially, he chided them for charging huge fees among the sharecroppers। Gandhiji's selfless service and devotion to the cause of the peasant put the lawyer to shame। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, CF Andrews जब आए थे तो गांधी जी ने उन्हें रुकाने को क्यों मना करा था? तो गांधी जी was opposed to CF Andrews helping in Champaran gave reason। तो though Gandhiji's lawyer friend thought it would be good idea for CF Andrews to stay in Champaran and help them, Gandhiji vehemently हटा देना opposed it। He said that if they had an Englishman on their side, it would show the weakness of their heart। They should not attempt to seek a prop in Andrews just because he happened to be an Englishman। Gandhi wanted Indians to be self-reliant। Important question है एग्जाम के लिए। Why did the British landlord offer to refund the money? तो British landlord realized that Gandhiji's movement was getting stronger। उन्हें पता चला मूवमेंट स्ट्रॉन्ग हो रहा है, peasants were united। To avoid further trouble, उन्होंने पैसे वापस कर दिए थे। रीड कर लो इसको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हमारा, ये आया Why did Gandhiji consider the Champaran episode a turning point in Indian freedom struggle? ये बहुत बार पूछा जाता है। तो चंपारण was the first time Gandhiji used सत्याग्रह in India। It showed that common people could fight against injustice without violence। ठीक है, this success inspired future movements like non-cooperation and civil disobedience movement, making it a turning point in India's independence struggle। How did Gandhi approach to solving problems differ from traditional leader? तो गांधी जी का प्रॉब्लम सॉल्विंग का तरीका बिल्कुल अलग था। He understood their problems and empowered them to fight for themselves। He believed that non-violent resistance and focused on self-reliance rather than just demanding rights। Role did education and health play in Gandhiji's चंपारण मूवमेंट? तो उन्होंने जो हेल्थ और एजुकेशन पे करा था उसके बारे में बताना है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है। तो गांधी जी बिलीव दैट रियल फ्रीडम मेंट सोशल एंड इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट, इसलिए उन्होंने वहाँ स्कूल सेटअप कराए, चिल्ड्रन के लिए बेसिक हेल्थ केयर के लिए डॉक्टर्स को बुलाया। दिस शोड दैट हिज गोल वाज नॉट जस्ट पॉलिटिकल फ्रीडम बट ऑल्सो सोशल डेवलपमेंट। ये इसका लास्ट क्वेश्चन है, थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन। व्हाट क्वालिटीज ऑफ गांधीजी हेल्प्ड हिम विन द चंपारण स्ट्रगल? तो उनका पेशेंस, डिटर्मिनेशन, नॉन वायलेंस एंड प्रैक्टिकल विजडम से वो जीते थे। तो एक बार इसे रीड कर लो, ये सब लाइंस आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में काम आ सकती है। आई नो ये क्वेश्चन तुम्हें डिफिकल्ट लग रहे होंगे, तो मैंने कॉम्पिटेंसी लेवल क्वेश्चन की ही ये सीरीज बनाई है। इसमें डिफिकल्ट क्वेश्चन ही हैं जो लॉन्ग और शॉर्ट में आपकी हेल्प करेंगे। थोड़े आपको मीडियम लेवल के क्वेश्चन पढ़ने हैं जो
जो भी आते हैं पेपर के अंदर, तो उसके लिए मेरी आप शॉर्ट क्वेश्चन सीरीज पढ़ सकते हो, जिसमें हमारे बेसिक क्वेश्चन है चैप्टर के, बेस क्वेश्चन उन्हें मैं कहती हूँ। ये हाई एंड क्वेश्चन मैं आपको करानी हूँ, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर द हाई एंड क्वेश्चन ऑफ आवर नेक्स्ट चैप्टर, जो है हमारा पोएट्स एंड पैनकेक्स। व्हाट लेसन डज द इंडिगो टीच अबाउट लीडरशिप? तो द स्टोरी टीचेस दैट अ ट्रू लीडर सर्व्स द पीपल एंड हेल्प्स देम बिकम इंडिपेंडेंट. It also highlights that social justice is not just about laws but also about dignity and rights. Gandhi's success in Champaran proved that change begins when people unite and stand up for themselves. तो ये काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बट पेपर पैटर्न हाई हो रहा है तो हम हर टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे. अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQs, पोएट्स एंड पैनकेक के. The story. तो पैनकेक was a brand of makeup used by Gemini Studio. It was a popular product used by the actors to brighten their face under the studio lights. The story humorously described how excessive makeup was applied even to those who didn't need it. वो कहते हैं ना कि ऐसे जोकर बना देते हैं, तो वो humorously उसको describe करते हैं. What was the writer's job in the Gemini Studio? तो writer worked in the publicity department of Gemini Studio. His job was to cut, paste newspaper articles and collect information. Though it was a simple job, it gives him insight to the film industry. Describe the makeup room in the Gemini Studio. The makeup room looked like a salon. ठीक है, it had many mirrors and light, and a team of men applied thick layers of makeup on actors. The place was always chaotic. ठीक है, बहुत chaos होता था, with junior artists, actors and the makeup team working together. ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं. Who was Subbu? Why was he considered an asset to the Gemini Studio? तो कोटामंगलम Subbu was a talented scriptwriter, poet, actor in Gemini Studio. He was loyal to the boss, had a great sense of humor, and could write scripts that suited any actor. His creativity and problem-solving skill made him indispensable to the studio. Very important to the studio लिख देना कोटामंगलम Subbu को. Does tailor made for films? तो Subbu जी को tailor made क्यों बोला जाता था फिल्म्स के लिए? तो Subbu was called tailor made for film because he was very talented and creative. He could quickly suggest many ideas for film scenes. He was cheerful, hardworking and very loyal to his boss. His positive nature helped the studio to work smoothly. इसलिए उन्हें कहा जाता था कि ये पिक्चरों के लिए ही बने हैं. Why is Subbu called psychopath but still a special character? Psychopath मतलब जो लोगों को जो है ना, Subbu में भी called a psychopath because he always supported his superior. क्योंकि जैसे वो नहीं बटरिंग करते हैं अपने से बॉस की, इस टाइप से psychopath था वो. मानो कि दूसरों को बहुत ज़्यादा मतलब उनके साथ रहना, उनको सपोर्ट करना, चाहे वो गलत भी हो, जिससे वो तुम्हारा साथ दे कल को. However, he was special because he was talented also, kind, generous also. He was good at writing, acting, helping others. These quality made him different from ordinary person. तो चाहे वो शायद अपने बॉस की बटरिंग करते हो, बट स्टिल वो टैलेंटेड तो थे ना, तो वो तो कमी नहीं थी उनके अंदर. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, why was the management hierarchy followed in the makeup department? तो hierarchy was clearly followed. Chief makeup man worked on main actor actresses, senior assistant worked on second level, junior assistant worked on the comedian, and the office boy did the makeup of the crowd. Who becomes frustrated due to underutilization of talent? On whom did he show his anger? तो अंडर यूटिलाइजेशन किसके टैलेंट का हो रहा था? ऑफिस बॉय का, और उसका गुस्सा खा जाता था शुभू जी पे. यही बात आना है. तो ऑफिस बॉय became frustrated because his talent was not used properly. He wanted to become an actor or writer but remained a simple makeup man. He showed his anger towards Shubhu, who held a higher position in the studio. अगले क्वेश्चन पे आते हैं. What was the view of the people at the Gemini Studio about communism? तो people at Gemini Studio believed that communism were cruel and godless people. They thought communists had no love for family and were always ready to create violence and trouble. What impact did Frank Buchaman's moral rearmament army have on Gemini Studio? तो Frank Buchaman की moral rearmament army visited Madras in 1952. It was considered an anti-communist movement. Since people at Gemini Studio disliked communism, the visit supported their beliefs and thinking. विद दिस गाइज इसके भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं. अगले चैप्टर पे जो है इंटरव्यू. व्हाट डिड द उम्बर्टो एको अमेरिकन पब्लिशर इनिशियली एक्सपेक्ट फ्रॉम द नेम ऑफ द रोज? तो एको की जो अमेरिकन पब्लिशर थे, इनिशियली उन्होंने एक्सेप्ट करा था नॉट टू सेल मोर देन 3000 कॉपीज एज शी बिलीव इट वुड नॉट अपील टू अ कंट्री वेयर पीपल हैडंट सीन कैथीड्रल और लेटन, कि उन्हें लगा था उनका नहीं चलेगी बुक कहाँ पे, इनके अमेरिका के अंदर. व्हाट आर द व्यूज ऑफ राइटर्स लाइक वी.एस. नायपॉल एंड लुइस कैरल और इंटरव्यूज? तो सेलिब्रिटीज जो वी.एस. नायपॉल है, रुडियार्ड किपलिंग, लुइस कैरल, एच.जी. वेल्स हैव एक्सप्रेस्ड देयर स्ट्रॉन्ग डिस्पाइस फॉर इंटरव्यूज. दे कंसिडर इंटरव्यू immoral and assault because they feel interviews could rather dispatching effect on their personalities and are encroachment on their privacy. तो सबका इकट्ठा करके आ गया इसमें. What does Eco think about the success of his book The Name of the Rose? तो एको बिलीव दैट सक्सेस ऑफ द नेम ऑफ द रोज इज अ मिस्ट्री. वो कहते हैं मिस्ट्री है बिकॉज इट इज अनप्रिडिक्टेबल. ही थिंक्स दैट इफ ही हैड रिटन इट 10 years अर्लियर और लेटर द बुक वुडंट हैव हैड द सेम इम्पैक्ट एट दैट टाइम. ठीक है, अगला क्वेश्चन. हाउ डिड द प्रोफेसर फीडबैक इन्फ्लुएंस इकोस पर्सपेक्टिव ऑन स्कॉलरी बुक? वो जो बच्चों की बुक लिखते थे, बच्चों मतलब मैं कह रही हूँ स्कूल की जो बुक लिखते थे कॉलेज की, उसका क्या इम्पैक्ट था उनके टीचर ने जो उन्हें बताया था उससे? तो फीडबैक मेड इको रियलाइज दैट स्कॉलरी बुक शुड बी रिटन इन अ स्टोरी शेयरिंग द प्रोसेस ऑफ रिसर्च, मिस्टेक एंड करेक्शन. दिस इंस्पायर्ड हिम टू इंक्लूड अ
narrative aspect in his essays and later his novels. What does Eco mean by saying his essays always have a narrative aspect? तो Eco refer to his essay being written like stories. जब भी वो कोई essay भी लिखते हैं तो वो story की तरह लिखते हैं, process, mistake सब कुछ share करते हैं जिससे वो engaging और personal लगता है rather than presenting conclusions. What does Umberto Eco say about his identity preference? तो he would like to be identified as a professor because he writes novel only on Sunday. He attends academic conferences, not pen club meetings. तो ये 6 क्वेश्चन ही अभी मैंने इसके कराए हैं. अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट चैप्टर पे जो है गोइंग प्लेसेस के मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQs. हु इज सोफी, व्हाट आर हर ड्रीम्स? तो सोफी टीनेज गर्ल है फ्रॉम अ लोअर मिडिल क्लास फैमिली, याद है ना, ड्रीम्स ऑफ ग्लैमरस एंड सक्सेसफुल लाइफ, और वो इमेजिन करती है एज अ फैशन डिजाइनर, एक्ट्रेस, ओनर ऑफ अ बिग बिजनेस, दो हर रियलिटी इज डिफरेंट. व्हाट काइंड ऑफ फैमिली बैकग्राउंड सोफी बिलोंग टू? तो सोफी कम्स फ्रॉम अ वेरी पुअर वर्किंग क्लास फैमिली जहाँ उसके फादर लेबरर है, मदर बहुत काम करती है, भाई मैकेनिक है और फाइनेंशियली स्ट्रगल करते हैं. डिस्पाइट दिस सोफी की ड्रीम्स बहुत बड़ी है लग्जूरियस लाइफ की, इग्नोरिंग रियलिटी ऑफ हर सिचुएशन. What is the role of Geoff in Sophie's life? बताओ. तो Geoff is Sophie's elder brother and she looked up to him. He is quite reserved, which makes Sophie curious about him. She shares her imaginary stories with him, hoping he will believe them. She wants to be part of his world, which seems more exciting than her own. Geoff, however, is more realistic and doesn't believe in Sophie's fantasies easily. ठीक है. What does Sophie tell Geoff about meeting Danny Casey? बताओ. तो Sophie imagines meeting Danny Casey, a famous footballer, and tells Geoff because she wants him to believe in her dreams and think she is special. She hopes her brother will talk about her story in his circles, making her feel important. वो अपनी बातें इसलिए बताती है, उसे लगता है भाई अपनी बातें बताएगा. She enjoys living in her fantasies, even though she know they are not real. Geoff, however, doubts her story but doesn't argue much. Geoff को लगता है झूठ बोल रही है but कहता कुछ नहीं है. How does Sophie's father react when he hears about Danny Casey? तो when Sophie tells her father about meeting Danny Casey, her father laughs and dismisses it. He thinks it is impossible for a football star to meet an ordinary girl. He doesn't take Sophie's imagination seriously. वो practical है, realistic है, unlike Sophie who dreams beyond her means. His reaction shows the contrast between Sophie's dream and reality. Why does Sophie go to Canal? Canal तक क्यों पहुंच गई थी मैडम, ये बताओ. So Sophie go to Canal to wait for Danny Casey, but he never comes. She believes in her own fantasy so much that she expect it to be real. उसे इतना सच लग रही थी अपनी fantasy, उसे लगा आ ही जाएगा, क्या पता है. As she waits, she feels heartbroken and lonely, realizing deep down that her dream was a lie. This scene symbolizes the contrast between dreams and reality as Sophie finally faces the truth. This moment highlights Sophie's longing for escape and her inability to accept her real life. चाहती है वो कि reality में रहे, but उसको कर नहीं पा रही है. Most important question है आपका ये इस chapter में से. अगले पे आते हैं. What is the theme of unfulfilled dreams in glowing places? तो गोइंग प्लेसेस में यही ड्रीम है कि सोफी एक बेटर लाइफ चाहती है बट वो उसे मिल नहीं रही है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट क्लिक करो, ये इंपॉर्टेंट है. गोइंग प्लेसेस शो द डिफरेंस बिटवीन रियलिटी एंड फैंटेसी. तो स्टोरी कंट्रास्ट रियलिटी एंड फैंटेसी थ्रू सोफी की इमेजिनेशन. सोफी फैंटेसीज इंक्लूड डेनी कैसी एंड बिकमिंग रिच. इन रियलिटी शी बिलोंग्स टू अ पुअर फैमिली एंड हर ड्रीम्स आर अनरियलिस्टिक. शी प्रेफर्स ड्रीमिंग ओवर एक्सेप्टिंग रियलिटी बट दिस लीड टू डिसअपॉइंटमेंट. रादर देन वो काम करे वो डे ड्रीमिंग करती है. The story teaches that dreams are important but one should also stay grounded in reality. कि ड्रीम करो बट हाँ अपने जो है उसके लिए या तो वर्क करो या थोड़ा रियलिटी में भी रहो. लास्ट क्वेश्चन आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट. डिस्क्राइब द कंट्रास्ट बिटवीन सोफी एंड जैंसी. तो सोफी एक ड्रीमर है इन्विजनिंग अ ग्लैमरस फ्यूचर बियॉन्ड हर रीच, वाइल जैंसी इज pragmatic मतलब प्रैक्टिकल, एक्सेप्टिंग देयर सोशो इकोनॉमिक रियलिटी. सोफीज फैंटेसीज ऑफन लेड हर एस्ट्रे वेयरएज जैनरीज ग्राउंडेड पर्सपेक्टिव कीप्स हर फोकस्ड ऑन अटेनेबल गोल्स. ठीक है, तो विद दिस हमारे ये कंप्लीट हो गए. अगली वीडियो के अंदर हम करेंगे अपने सारे के सारे पोएम्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. तो यहाँ पे मैंने आपको गाइस बहुत हाई लेवल के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करा दिया है. अब अगर आपको ये सारे के सारे क्वेश्चंस चाहिए तो ये अपनी इंस्टाग्राम आईडी पे मैं अपलोड करूँगी, वहाँ से आप इन सबको अपना नोटबुक में अपना एक एक बार इनको ट्राई करके देखना, इनको सॉल्व करके देखना. अगर आपने ये हाई लेवल क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लिया तो आपकी फुल प्रिपरेशन हो चुकी है 80 on 80 की अपने बोर्ड एग्जाम के लिए. तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में. लाइक करो इस वीडियो को. अगर चैप्टर अभी तक नहीं पढ़े हैं तो सारे के सारे जाके चैप्टर्स पढ़ लो. एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक.